हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन सेतु एकेडमी में। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है आरसीईपी ट्रेड डील को लेकर। हाल ही में वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेड डील को 15 देशों द्वारा साइन किया गया है और साथ ही साथ इंडिया ने अपने आप को इस ट्रेड डील से बाहर कर लिया है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इस ट्रेड डील के क्या मायने हैं सभी 15 मेंबर कंट्रीज के लिए और क्यों भारत ने अपने आप को यहाँ से पुल आउट कर लिया है। साथ ही साथ इसका क्या असर पड़ेगा भारत के इंडस्ट्री में, ट्रेड में। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इंडिया ने अपने आप को यहाँ से पुल आउट किया है, इंडिया डिसाइडेड अगेंस्ट ज्वाइनिंग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप trade deal as India did not receive any credible assurance on market access and non-tariff barriers। तो इंडिया के कुछ कंसर्न्स थे इस ट्रेड डील को लेके रिलेटेड टू मार्केट एक्सेस एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिनको लेके प्रॉपर सहमति नहीं बन पाई मेंबर कंट्रीज के द्वारा और इंडिया ने अपने आप को इस ट्रेड डील से बाहर कर लिया। उसके साथ ही साथ रिमेनिंग 15 मेंबर कंट्रीज के लिए रास्ता साफ हुआ इस ट्रेड डील को साइन करने के लिए। बट इंडिया के लिए अभी भी डोर ओपन है, इंडिया कभी भी इस ट्रेड डील को साइन कर सकता है और इंडिया एज अ ऑब्जर्वर नेशन इस ट्रेड डील में अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें आरसीईपी है क्या, तो आरसीईपी इसका फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बिटवीन द 10 एशियन कंट्रीज, जो 10 एशियन स्टेट्स हैं, और 5 अदर एफटीए पार्टनर्स। तो एशियन कंट्रीज में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और जो 5 एफटीए पार्टनर मेंबर्स हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया शामिल हैं। ये जो 15 मेंबर्स हैं ये वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं और साथ ही साथ जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 30% इन 15 कंट्रीज के द्वारा होल्ड किया जाता है। तो इसी बात से समझा जा सकता है कि यह कितना बड़ा ब्लॉक है अपने आप में। ये जो ट्रेड डील है ये हाल ही में जो 15 नवंबर 2020 को एशियान समिट हुई है, 37th एडिशन था इस समिट का, इसमें इस ट्रेड डील को साइन किया गया है और आने वाले 2 सालों में ये इफेक्टिव हो जाएगी ट्रेड डील विथ फ्यू रेटिफिकेशन बाय द मेंबर कंट्रीज। जब इस ट्रेड डील को प्रपोज किया गया था 2011 में, उस टाइम पे प्रपोजल में 16 कंट्रीज थे क्योंकि इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड था। तो ये प्रपोजल के टाइम का मैप है और उसके बाद जब अभी 15 नवंबर को इस ट्रेड डील को साइन किया गया है 2020 में, तो इंडिया यहाँ से बाहर जा चुका है। तो अब केवल 15 कंट्रीज हैं इस ट्रेड डील में। तो ये अब साइन करने के बाद का मैप है। पॉपुलेशन का 30% पॉपुलेशन आरसीईपी मेंबर कंट्रीज होल्ड करती हैं, जीडीपी का 30% और टोटल ग्लोबल ट्रेड का 28% आरसीईपी मेंबर कंट्रीज द्वारा किया जाता है। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ट्रेड डील के क्या मायने हैं, क्या अहमियत है और कितना इसका वॉल्यूम है। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर एक ट्रीटी इज अ मल्टीनेशनल एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ टू फॉर्म अ फ्री ट्रेड एरिया बिटवीन द कोऑपरेटिंग स्टेट। तो इस ट्रीटी को साइन करने वाले जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच में एक फ्री ट्रेड एरिया डेवलप किया जाता है बाय इम्पोजिंग इंटरनेशनल लॉ। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो भी कंट्रीज साइन करते हैं इस एग्रीमेंट को, वो एक दूसरे के लिए अपने मार्केट एक्सेस को रिलीज करते हैं, ओपन करते हैं, और वहां पे जो टैरिफ्स होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा लोअर किया जाता है या फिर बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं फॉर्म ऑफ ट्रेड पैक्ट डिटरमाइन द टैरिफ एंड ड्यूटीज जो कि कंट्रीज इंपोज करती हैं ड्यूरिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट with the goal of reducing or eliminating trade barriers and encouraging इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करने के लिए कंपनीज के द्वारा जो बैरियर्स को रिड्यूस और एलिमिनेट किया जाता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एफटीए का। आरसीईपी अगर हम बात करें तो आरसीईपी जो ट्रेड डील है ये 2011 में एशियन समिट में प्रपोज की गई थी जो कि बाली में हुआ था, और उसके बाद 2012 एशियन समिट जो कि कंबोडिया में हुआ था, इसमें नेगोशिएशंस स्टार्ट हुए थे। आरसीईपी ट्रेड डील एक फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, जो कि एशिया की जो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उनमें से 3 है। तो ये अपने आप में पहली तरह की डील है जिसमें एशिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी पार्टिसिपेट कर रही है, और साथ ही साथ चाइना
के लिए पहली मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें चाइना भी इसका पार्ट है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वॉल्यूम कितना है, हम इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट और यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट को भी ऐड कर दें, उससे बड़ा ब्लॉक बनता है RCEP का। तो इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अब इंडिया ने अपने आप को यहाँ से पुल आउट क्यों किया, क्या रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया ने अपने आप को यहाँ से पुल आउट किया? तो इंडिया के कुछ कंसर्न्स थे, कुछ फंडामेंटल इश्यूज थे जिन पे नेगोशिएशंस हो रही थी, पर प्रॉपर नेगोशिएशंस नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने आप को यहाँ से पुल आउट किया है। इंडिया अपनी मार्केट एक्सेस में कुछ रिलैक्सेशन चाहता था। मेन कंसर्न यहाँ पे चाइना था, क्योंकि अगर इंडिया की मार्केट बिल्कुल ओपन हो जाती है चाइना के लिए, तो चाइना के गुड्स की यहाँ पे फ्लडिंग होने लगेगी और उससे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया के डेयरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो बहुत ही बैडली अफेक्टेड होंगे, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने आप को यहाँ से पुल आउट किया है। और रिसेंट टाइम पे भी इंडिया चाइना के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है और ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया के अगेंस्ट है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। इंडिया की कुछ डिमांड थी RCEP ट्रेड डील को लेके, जिन पे नेगोशिएशंस हुए नहीं है। पहली जो डिमांड थी इंडिया की, वो थी ऑटो ट्रिगर्ड मैकेनिज्म। मतलब अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, तो वहां पे जो टैरिफ है उसको बढ़ाया जाए या फिर उसको चेंज किया जाए। इंडिया ऐसा चाहता था, बट यहाँ पे कोई सहमति नहीं बनी RCEP मेंबर्स के द्वारा। दूसरा जो कंसर्न था इंडिया का, वो था बेस ईयर को लेके। इंडिया बेस ईयर 2019 को बनाना चाहता था, मतलब 2019 के पहले जो भी टैरिफ इंपोज हुए हैं, बढ़ाए गए हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। उसके बाद जो भी टैरिफ बढ़ाए गए, इंपोज किए गए हैं, उनको लोअर किया जाए, कम किया जाए। बट जो RCEP मेंबर कंट्रीज हैं, वो बेस ईयर 2013 को लेके चलना चाह रही थी। इसको लेके भी कोई प्रॉपर सहमति नहीं बनी। नेक्स्ट कंसर्न इंडिया का था रैचेट ऑब्लिगेशन। रैचेट एक तरह का उपकरण होता है जिसमें एक तरफा मूवमेंट होता है, उसके बाद आप चाह के भी उसको पीछे नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई मेंबर कंट्री इस ट्रेड डील को साइन करती हैं, तो साइन करने के बाद फिर वो उस डील से पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर उन्होंने कोई टैरिफ रिलीज किया है, फ्री किया है, तो बाद में उस टैरिफ को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये क्लॉज इसमें ऐड किया गया है RCEP डील में। तो इंडिया यहाँ पे एक रिलैक्सेशन चाहता था कि अगर एट एनी पॉइंट किसी कंट्री को जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, और उसको मेंटेन करना है, तो यहाँ पे ये रैचेट ऑब्लिगेशन को हटाया जाए। बट इसमें भी कोई प्रॉपर सहमति नहीं बन पाई। नेक्स्ट था इंडिया का कंसर्न डाटा लोकलाइजेशन। इंडिया का कहना था कि जो भी कंट्री का डेटा है वो उसी कंसर्न कंट्री में ही स्टोर किया जाए, ताकि डेटा का मिस यूज होने के चांसेस ना हो। इसमें भी सहमति नहीं बनी। जो नेक्स्ट कंसर्न था इंडिया का, वो था सर्विस आउटसोर्सिंग। इंडिया का कहना था कि अगर हम गुड्स की फ्री ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो साथ ही साथ सर्विस आउटसोर्सिंग भी हम करें। और हमारे एक कंट्री, किसी भी कंट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर, डॉक्टर और कोई भी, वो किसी भी कंट्री में इजिली मूव करके वहां पे अपना प्रोफेशन परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट कंसर्न इंडिया का था रूल ऑफ ओरिजिन। मतलब कि गुड की ओरिजिन जो है उसको ट्रेस आउट करना। यहाँ पे होगा क्या, सपोज किसी पर्टिकुलर ईयर में चाइना ने किसी पर्टिकुलर गुड की का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लिया, सपोज स्टील। अब अगर प्रोडक्शन ज्यादा किया है तो चाइना से तो ये इंडिया में डंप होगा ही, साथ ही साथ अगर चाइना ये स्टील किसी दूसरे RCEP मेंबर कंट्री में भेजता है, और वहां से भी इसके इंडिया में आने के चांसेस ज्यादा हैं। इससे इंडिया में इस पर्टिकुलर गुड्स की जो का अमाउंट है वो बढ़ेगा और इसकी जो रेट्स हैं, कीमत है, वो कम होगी। इससे इंडियन जो इंडस्ट्रीज है इस पर्टिकुलर गुड से रिलेटेड, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इंडिया कहना ये था कि रूल ऑफ ओरिजिन को फॉलो किया जाए, मतलब ट्रेसिंग की जाए। कोई भी पर्टिकुलर गुड जिस का जो ओरिजिन है, जिस कंट्री में उसको प्रोड्यूस किया गया, केवल वहीं से उसका इंपोर्ट किया जाए, हर जगह से न किया जाए। इसको भी लेके कोई प्रॉपर सहमति नहीं बन पाई और इंडिया ने अपने आप को यहाँ से पुल आउट कर लिया। तो अगर हम बात करें इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं, तो ऑप्शंस कई सारे हैं इंडिया के पास। अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया कई तरह के बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है विद दीज RCEP मेंबर कंट्रीज। तो इंडिया के पास जो ऑप्शन है, पॉसिबल अल्टरनेटिव दैट इंडिया में एक्सप्लोरिंग इज रिव्यू of its existing bilateral FTA with some of the RCEP member as well as near agreement with other markets with potential for Indian exports। तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उनको रिव्यू करके जो न्यू पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उन पे भी इंडिया को काम करना चाहिए। और अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया लगभग 20 FTAs पे नेगोशिएशंस कर रहा है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इनमें से कई सारी FTAs साइन हो जाएं।
उसके अलावा RCEP में भी इंडिया के लिए भी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इंडिया के नेगोशिएशंस जो कंसर्न है उनको नेगोशिएट किया जाए आगे आने वाले टाइम में, तो इंडिया इसको ज्वाइन कर सकता है। और इसके चांस भी हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हम नॉमिनल जीडीपी के टर्म में बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 2 ट्रिलियन है, बट अगर हम पीपीटी के टर्म में बात करें, परचेसिंग पावर पैरिटी, तो इंडिया की जीडीपी 9 to 10 ट्रिलियन है। मतलब एक बहुत बड़ी मार्केट है, परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है यहाँ की पॉपुलेशन में। तो इतनी बड़ी मार्केट को कोई लूज नहीं करना चाहेगा। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है 5 साल 6 साल या उससे और थोड़ा ज्यादा टाइम में नेगोशिएशंस हो और इंडिया इस ट्रेड डील का पार्ट हो। नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है इंडिया में ज्वाइन टीपीपी। इसके ज्यादा चांस अभी हैं तो नहीं, पर हो सकता है इन फ्यूचर कुछ नेगोशिएशंस के साथ इसको भी ज्वाइन किया जा सके। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, अगर हम बात करें इंडिया की पास्ट एफटीएस की, इससे पहले इंडिया ने जो भी एफटीए किए हैं उनके क्या इफेक्ट रहे हैं, तो मैक्सिमम एफटीएस में इंडिया को ट्रेड डेफिसिट फेस करना हुआ है और ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया के अगेंस्ट में थे। यहाँ पे एक्सपोर्ट कम थे, इंपोर्ट ज्यादा थे। अभी रिसेंट टाइम में इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जैसे साफ्टा है, साउथ कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का, जापान के साथ है, श्रीलंका के साथ है। और ट्रेडिंग पार्टनर चाइना भी इंडिया का है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और चाइना के साथ तो बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट फेस करता है इंडिया। जो इंडिया का टोटल ट्रेड डेफिसिट है पूरे ट्रेड का, उसका मोर देन 50% अकेले चाइना के साथ है। और अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जिसमें इन्होंने पीछे पास्ट ईयर की जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनको रिव्यू किया है प्रॉपरली। तो वहाँ रिपोर्ट को आप प्रॉपरली पढ़ सकते हो। वहाँ पे कंपेयर किया गया है, पूरे डेटा दिखाए गए हैं कि ईयर बाय ईयर किस तरीके से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के अगेंस्ट ही हुए हैं, इंडिया को इसमें ट्रेड डेफिसिट फेस करना हुआ है। और अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस समय का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट है। अब यहाँ पे बात करते हैं एशियान की, क्योंकि ये जो ट्रेड डील है वो एशियान समिट में ही साइन की गई है, जो कि अभी 37th एडिशन का एशियान समिट हुआ है जिसको वियतनाम ने होस्ट किया है। तो इस समिट में इस डील को साइन किया गया है। तो एशियान जो है वो स्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में बाय द 5 ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज। उसके बाद और भी कंट्री यहाँ पे ऐड हुई और प्रेजेंट टाइम पे एशियान में 10 मेंबर कंट्रीज हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। हर साल 2 समिट होती है एशियान की, जिसमें जो कि एक समिट जून जुलाई में होती है और दूसरी अक्टूबर नवंबर में होती है, राइट। और इसकी जो चेयरमैनशिप है वो मेंबर कंट्रीज को अल्टरनेटिव वे में प्रोवाइड की जाती है इन द पैटर्न ऑफ अल्फाबेटिकल फॉर्म। अल्फाबेटिकल फॉर्म में जो भी कंट्री का नाम पहले आता है उसको उस सीरीज में चेयरमैनशिप दी जाती है, और जिसको चेयरमैनशिप दी जाती है वही उस पर्टिकुलर ईयर की समिट को होस्ट करता है। नेक्स्ट है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक्चुअल में बराक ओबामा का कॉन्सेप्ट था, जिसको कि 2016 में साइन किया गया था डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। तो साइन करते समय इसमें टोटल 12 कंट्रीज थी, लेकिन बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जनवरी 2017 में यूएस ने इस डील से विड्रॉ कर लिया और प्रेजेंट टाइम पे अभी सिर्फ 11 मेंबर कंट्रीज हैं टीपीपी में। तो अभी ये इफेक्टिव नहीं है, इसमें रेटिफिकेशन चल रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये भी एक बड़ा ब्लॉक बने। और जो RCEP ट्रेड डील है ये एक तरह से टीपीपी को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, प्रपोज किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेड डील साइन किया गया है इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और अगर इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया तो और भी बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा ये, क्योंकि अभी सिर्फ 30% 15 मेंबर्स कंट्रीज द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है। तो 30% पॉपुलेशन, 30% जीडीपी और 28% ट्रेड को गवर्न किया जाता है। अगर इंडिया भी इसका पार्ट बनेगा तो ये वॉल्यूम और बढ़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% तक इसका वॉल्यूम होगा। तो बहुत मायने रखता है ये ट्रेड डील। साथ ही साथ अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें कि उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, तो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इनको डायरेक्टली एक्सेस मिलेगा चाइनीज मार्केट का, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे इनके डेयरी प्रोडक्ट और भी वेरियस प्रोडक्ट फ्रीली यहाँ पे जाएंगे और कंज्यूम होंगे, तो इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे हम इस टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, Consider the following statement with reference to Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). तो RCEP is viewed as an alternative to Trans-Pacific Partnership. Second है, Regional Comprehensive Economic Partnership is proposed
free trade agreement between the 10 member states of the Association of Southeast Asian Nations and 6 states with which ASEAN has existing free trade agreement. मतलब जब इसको प्रपोज किया गया था जिसमें 10 एशियान कंट्रीज और 6 अदर कंट्रीज थी जो कि एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? करेक्ट है। ओनली 1, 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आरसीईपी को प्रपोज किया गया था अगेंस्ट या एज अ अल्टरनेटिव ऑफ टीपीपी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रपोजल के टाइम पे जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 16 थे। अब जब इंडिया यहाँ से बाहर चला गया तो अब प्रेजेंट टाइम पे 15 मेंबर्स हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है एट द टाइम ऑफ प्रपोजल दिया गया है, तो उसमें प्रपोजल के टाइम पे इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी कंसिस्ट ऑफ, इसके जो मेंबर हैं फर्स्ट वन इज एशियान मेंबर स्टेट, जापान, यूएसए। तो इनमें से कौन कौन से आरसीईपी के मेंबर हैं? फर्स्ट एंड सेकंड मींस एशियान और जापान, फर्स्ट एंड थर्ड एशियान एंड यूएसए, सेकंड एंड थर्ड जापान एंड यूएसए, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो यूएस इसका पार्ट नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो होगा फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज द आंसर। एशियान भी इसका पार्ट है आरसीईपी का और जापान भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी को चेयर्ड व्हिच एडिशन ऑफ एशियान इंडिया समिट इन नवंबर 2020 अलोंग विद वियतनाम प्राइम मिनिस्टर। तो एशियन समिट के साथ साथ 1-to-1 समिट भी होती है कोई, जिनमें एक एशियन इंडिया समिट है। तो ये भी अभी रिसेंटली एशियन समिट के साथ ही हुआ, जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये कौन से एडिशन का इंडिया एशियन समिट था? ये था 17th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय मिड नवंबर 2020 हाउ मेनी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैव साइंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड डील द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी। आरसीईपी को कितने कंट्रीज द्वारा साइन किया गया है? 10, 12, 15, 18। तो इसको टोटल 15 कंट्रीज द्वारा साइन किया गया। राइट आंसर है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड एड ऑफ हाउ मेनी डॉलर इन मिलियन टू एशियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड एट द 17th एशियान इंडिया समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अभी 17th एडिशन का एशिया इंडिया समिट हुआ है, इसमें एशियन कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड में कितने मिलियन डॉलर की एड प्रोवाइड की है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। राइट आंसर है यहाँ पे 1 मिलियन। 1 मिलियन डॉलर की एड प्रोवाइड की गई है एशियन कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यूज इन आरसीईपी ड्यू टू विच इंडिया डिड नॉट साइन द डील। क्या इश्यूज थे इंडिया के जिनकी वजह से इंडिया ने डील साइन नहीं किया? तो यहाँ पे ऑप्शन इश्यूज दिए गए हैं, ऑटो टिकट मैकेनिज्म, बेस ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, बेस ईयर 2019 इंडिया चाहता था इन द प्लेस ऑफ 2013, रेचेट ऑब्लिगेशन, डेटा लोकलाइजेशन एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट रीजन है? 1, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 2, 5 ऑल द अबव। तो यहाँ पे ये सारे रीजन हैं इंडिया के कंसर्न थे जिनकी वजह से इंडिया ने पुल आउट किया। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेंबर आर इन द एशियान। एशियान में कितने मेंबर हैं, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 18, 67, 10, 53। तो यहाँ पे टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following country is not the member of ASEAN? इनमें से कौन सी कंट्री है जो एशियान का पार्ट नहीं है, एशियान का मेंबर नहीं है? लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, मॉरिशस। तो ये तीनों ही इस एशियान ग्रुप का मेंबर है, मॉरिशस इसका मेंबर नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following statement is not correct about the ASEAN members? एशियान मेंबर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पे? फर्स्ट है, सिंगापुर हैज हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी अमॉन्ग द एशियान मेंबर्स। ये बिल्कुल सही है, सिंगापुर की हाईएस्ट जीडीपी है पर कैपिटा। कंबोडिया हैज लोएस्ट नॉमिनल जीडीपी अमॉन्ग द एशियान मेंबर। ब्रुनोई हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन अमॉन्ग द एशियान मेंबर एंड इंडोनेशिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमॉन्ग द एशियान मेंबर। तो ये भी सही है, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है एशियान कंट्रीज में, ब्रुनोई की पॉपुलेशन सबसे कम है
और साथ ही साथ ब्रुनोई की जीडीपी भी सबसे कम है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ये गलत स्टेटमेंट है। कंबोडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है लोवेस्ट नहीं है। लोवेस्ट नॉमिनल जीडीपी और लोवेस्ट पॉपुलेशन दोनों ही किसकी है? ब्रुनोई की है। तो जो राइट आंसर है वहां पे होगा बी। कंबोडिया के बारे में जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द फर्स्ट एशियन समिट हेल्ड? ओके, तो सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, बाली। राइट आंसर यहाँ पे है बाली। जो पहली समिट हुई थी 1976 में वो हुई थी बाली में, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन? एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बाली, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एशियन? एशियन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ए, टू इंक्रीज कंपटीशन अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज फॉर बेटर प्रोडक्ट, to integrate the economies of the region to make region more attractive for investors. Next, to promote economic cooperation in Southeast Asia and ensure economic stability in the region. Next है B and C both. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसमें ऑब्जेक्टिव में ये कहीं नहीं है कंपटीशन को बढ़ाया जाए। बी और सी राइट ऑप्शन है। मेन इनका जो कंसर्न ऑब्जेक्टिव है वो ये दोनों स्टेटमेंट है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एशियन? सिंपल है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ए होगा राइट आंसर। विच मेंबर कंट्री हैज नॉट होस्टेड एशियन समिट टिल नाउ? अभी तक में कौन सी ऐसी कंट्री है, मेंबर कंट्री, जिसने एशियन समिट को होस्ट नहीं किया है? थाईलैंड, ब्रुनोई, लाओस, कंबोडिया, नन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें समिट की, ये जो समिट है ये एवरी ईयर 2 बार होती है, ठीक है ना। और होस्ट कौन करता है? होस्ट जो चेयर्ड कंट्री होती है, जिसको चेयरमैनशिप दी जाती है, वो इसको होस्ट करते हैं। और चेयरमैनशिप अल्टरनेट वे में हर एक कंट्री को दी जाती है। मतलब हर 10 साल के बाद एक कंट्री का जो है रिवीजन होने लगेगा। तो यहाँ पे अभी तक जो समिट हुई है सभी कंट्रीज के द्वारा होस्ट की जा चुकी है, राइट। क्योंकि अभी लगभग 37 एडिशन हो चुके हैं इस समिट के, और मेंबर कंट्रीज जो है वो केवल 10 है। तो सिंपल सी बात है कि सभी ने इसको होस्ट किया है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा नन। अगला सवाल है हमारा, विच मेंबर कंट्री विल होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन फॉर द ईयर 2021? जो नेक्स्ट ईयर है 2021, उसमें किसको चेयरमैनशिप दी जाएगी? ब्रुनोई, फिलीपींस, भूटान, म्यांमार। तो जो 2021 की चेयरमैनशिप है एशियन की वो दी जाएगी ब्रुनोई को। ये हमारा राइट आंसर होगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे 2020 की जो चेयरमैनशिप है वो वियतनाम के पास है, इसीलिए इस साल की जो भी समिट्स हुई हैं दोनों, उसको होस्ट किया गया वियतनाम के द्वारा। अगले साल की 2021 की जो भी समिट्स होंगी वो होस्ट की जाएंगी ब्रुनोई के द्वारा। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर भी 2 समिट्स होंगी एशियन की, एक जून जुलाई में और एक अक्टूबर नवंबर में, जो कि ब्रुनोई के द्वारा होस्ट की जाएंगी। आई होप यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।